हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, आप जब भी रेडी हो शुरू कर दीजिए। Wait, Rajesh Sam, some technical glitch. I'll working on it. ठीक है, नो प्रॉब्लम। You got Alok looks up and like, Hi, Sunaina. hi, waking up at like 9 a.m. these days, huh? I've been up for a total of 35 minutes. Well done, well done. Good to see you. See you, sir. Rajesh, you were something? No, I was saying कि you have already, I mean, this is your second punishment of the day, not the first. Sunaina, where's the weekly update of puppy photos? I'll send it to you separately. I have so many. I don't want to spam the group with Rico's pictures. No, that is exactly, I mean, of course you should spam the group. What are you talking about? He's the youngest member of the the Socrates family. Yeah, exactly. Aprajita also says spam. I mean, really? I don't know what you are asking for. No. If someone who doesn't like puppy photos can't be part of our community. I mean, that's just a very simple rule. It's applying in 5 minutes. Manna's back. Yes. ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, तो आप शुरू हो जाइए जब भी। ये दिख रहा है क्या आप लोग को स्क्रीन पे? हाँ, बिल्कुल। तो मैंने कोशिश की कि कैसे हम जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और थोड़ा सा उत्तराखंड का पार्ट और बंगाल का पार्ट, वहाँ की पॉलिटिक्स और क्लाइमेट के जो अभी स्टेटस है उस पर इवन अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और चैलेंजेस क्या है उसको कवर करने की। तो मैंने देखा कि इस रीजन में ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड रीजन है और ये रीजन पॉलिटिकली भी बहुत रिलेवेंस रखता है भारत में। दूसरा हमने देखा कि 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो है भारत में वो इसी रीजन से आते हैं, इंडो गैंजेटिक प्लेन से आते हैं। और आप देखेंगे कि भारत की जो आबादी है उसमें 30% आबादी जो है इसी एरिया से आती है, इंडो गैंजेटिक प्लेन से आती है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बंगाल हो। और जब मैंने देखा कि जब क्लाइमेट क्राइसिस की बात होती है, जब माइनिंग्स की बात होती है, तो मैं कोल इंडिया का डेटा में रेफर कर रहा हूँ। इसमें 37% जो कोल रिजर्व है और ये जो माइनिंग्स हो रही हैं वो इसी रीजन से हो रही है। मतलब भारत में अगर 100% माइनिंग है तो उसमें 37% इसी रीजन से हो रही है। पिछला प्रधानमंत्री और अभी का प्रधानमंत्री और लगभग 11 प्रधानमंत्री इसी रीजन से गए हैं जो इस इंडो गैंजेटिक प्लेन को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और ज़्यादातर बार उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। इस समय जो करंट पॉलिटिकल सिनारियो है कैबिनेट मिनिस्ट्री में, केंद्र सरकार में, उसमें 10 मंत्री जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर जो है 23 में से 10
इसी रीजन से है, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो झारखंड से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो। तो ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव है। और एक और जब मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ कितने एक्टिव है, मतलब मैं क्लाइमेट की पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल इंडिया का जो पॉलिटिक्स है उसमें यूनिवर्सिटीज़ कितने एक्टिव है। तो हम लोगों ने मैंने पाया कि 8 बड़े यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल ग्रुप्स काफ़ी, चाहे वो NSUI हो, चाहे वो ABP हो, चाहे वो समाजवादी छात्र संगठन हो, चाहे वो जदयू छात्र संघ हो, चाहे वो JMM छात्र संघ हो, ये सारे लोग इन बड़े 8 यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिव है और लगातार उनका पार्टिसिपेशन है। मैं बस एक नंबर्स, मैं सोचा कि नंबर्स भी हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हम जिस क्लाइमेट क्राइसिस की बात कर रहे हैं, या जो हम क्लाइमेट लीडरशिप की बात कर रहे हैं इस रीजन में, वो आखिर इतने के बावजूद भी क्यों नहीं पनप पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, वो संवादहीनता क्यों है इस इलाके में। तो मैंने एक टोटल नंबर देखा राज्यसभा और लोकसभा मिला के, तो 252 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इस रीजन से है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मतलब इंडो गैंजेटिक रीजन से है। इसमें 33% जो है वो लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं और 30% जो है वो राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने कोशिश की कि बिहार से कितने लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बंगाल से कितने लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वो मैंने नंबर दिखाया कि 39, 16, 42, 16, 14, 6, 80, 31, 5, 3, एक। और फिर जब मैं देख रहा था कि क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस है और जो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं खासकर इस रीजन में, तो मोस्ट 15 ऐसे शहर है भारत में जो WHO का आंकड़ा बताता है कि वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ है, और वो यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है, बंगाल में है। आप देखेंगे कि ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, इसमें मोस्टली जो सिटीज़ है वो बहुत पुराने शहर हैं, वो उनका शहर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना है, और वो बहुत डेंसिटी है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी बहुत डेंसिटी है, और लैंड जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, और वहाँ मोबिलिटी के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप अभी तक बहुत उभर के नहीं आई है। एक और बहुत बड़ा इशू है, एनर्जी डिप्राइव्ड स्टेट माना जाता है लंबे समय से, आज से नहीं, मुझे लगता है कि लंबे समय से, मुझे लगता है 3-4 दशक से बहुत एनर्जी डिप्राइव्ड स्टेट माना जाता है ये, चाहे वो बिहार की बात करें, चाहे वो झारखंड की बात करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें। तो इन इलाकों में हमेशा एनर्जी का क्राइसिस रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रिन्यूएबल सोर्सेस के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इन इलाकों में देखने को मिले हैं, चाहे वो मिर्ज़ापुर का एक बड़ा प्लांट हो, चाहे वो झारखंड में देवघर में एक बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट हो, चाहे वो बिहार में डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वो फ्लड प्रोन एरिया रहा है ये पूरा, चाहे वो बिहार ले ले, चाहे वो उत्तर प्रदेश ले ले, और क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार हर साल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव आप देखेंगे इस इलाके में हो रहा है। वही लेकिन इस एक तरफ तो फ्लड है, लेकिन दूसरे तरफ एक आप कह सकते हैं कि एक विरोधाभास है कि यूपी का एक बड़ा इलाका, बुंदेल का इलाका, वो ड्राउट और डिजिटिफिकेशन की वजह से परेशान है। वैसे ही बिहार का, साउथ बिहार का जो पूरा इलाका है वो ड्राउट और डिजिटिफिकेशन के लिए परेशान है। वैसे ही झारखंड का पलामू रीजन जो है वो उसी तरीके से परेशान है। तो मतलब ये क्लाइमेट चेंज का असर है, और ये एक ओवरऑल पिक्चर जो दिखता है, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो मुझे दिखा। और एक जो सबसे बड़ा रीज़न है कि इतने लीडरशिप के बावजूद भी, इतने MP MLAs के बावजूद भी, ये आप स्टेट जो है वो आज भी बैकवर्ड स्टेट है। GDP को ले ले, GDP ग्रोथ का आप आंकड़ा ले ले, या आप उन सबको के पैमाने पर आप देखेंगे तो इन स्टेट्स में अभी भी गरीबी ज़्यादा है, शिक्षा ज़्यादा है। मैं एक पॉलिटिकल मैपिंग करने की कोशिश कर रहा था कि कौन कौन पार्टियां हैं और कहाँ कहाँ है। तो 2 सेंट्रल पार्टी है जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और बंगाल में, आपको उत्तराखंड में आपको दिखेंगी, लेकिन इनका पूरा क्लाइमेट को लेके भी इनका बहुत सेंट्रलाइज अप्रोच है। मतलब चीज़ें बहुत
चीज़ें दिल्ली से तय होती है और बहुत सारी पॉलिसीज दिल्ली से तय होती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि खासकर इस रीजन में क्लाइमेट लीडरशिप आपको दूसरे पार्टीज में ज़्यादा दिखने को नजर आएंगे, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो नीतीश कुमार का, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी का, जो इस समय उनके बेटे जो है तेजस्वी यादव बहुत यंग है, 27-28 साल के हैं, वो हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हो, मायावती के यहाँ थोड़ा सा वो बहुत सेंट्रलाइज है, लेकिन उनके यहाँ भी कुछ ऐसे लीडर आ रहे हैं जो क्लाइमेट को लेके बातचीत कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ऑब्वियस है, ममता बनर्जी बहुत कुछ बोलती नहीं है क्लाइमेट के इश्यूज पे, लेकिन क्योंकि सेंट्रल वर्सेस स्टेट होता है तो वो एक लीडरशिप आपको दिखेगा वहाँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एक बड़ा प्लेयर है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आप देखेंगे तो, और फिर कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ विधायक, कुछ नेता जैसे विनोद सिंह हो गए, चाहे और दूसरे साथी हैं, चाहे वो अभिक रॉय हो गए, ये लोग लगातार क्लाइमेट के इश्यूज पे बहस करते हैं या आपको दिखेंगे मुखर होते हुए दिखेंगे। मैंने कुछ लीडर्स को देखने की कोशिश की कि लास्ट 10 सालों में जो करंट लीडरशिप है वो क्लाइमेट के इश्यूज पे एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव कितना ले रहा है, अपार्ट फ्रॉम जो सेंट्रल पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो जब नीतीश कुमार के कुछ पॉलिसीज को आप देखेंगे, चाहे जल जीवन हरियाली हो, चाहे सात निश्चय में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी को लगातार अपने मेन एजेंडे में एनर्जी के मेन एजेंडे में लगातार पुश करना, और रिन्यूएबल एनर्जी के तहत बिहार के करीब 252 गाँव को डिसेंट्रलाइज मोड में एनर्जाइज करना, और अभी इन्होंने रिसेंटली एक नई योजना लाई, हर खेत जल योजना, जिसमें सोलर पावर के थ्रू किसानों को कह रहे हैं कि आप सिंचाई कीजिए और उसके लिए सरकार सब्सिडी देगी और सारी व्यवस्था करेगी। तो जो क्लाइमेट क्राइसिस में आप देखेंगे कि एक लीडरशिप, इमर्जिंग लीडरशिप, स्टेट स्पेसिफिक, डिसेंट्रलाइज स्टेट स्पेसिफिक लीडरशिप आपको नजर आएगा, जो बीजेपी के साथ रहते हुए भी वो बीजेपी के लाइन पे ना जाके डिसेंट्रलाइज तरीके से अपने यहाँ के क्लाइमेट इश्यूज को या क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उसको काउंटर कर रही है, कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव पिछले 2 साल में हम लोगों ने देखा है कि क्योंकि तेजस्वी की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देश में जो क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है कि जो वल्नरेबल सोसाइटीज हैं, कम्युनिटी है बिहार में, उसको लेके तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि जो पूरी की पूरी क्लाइमेट जस्टिस को लेके तेजस्वी का हमेशा आप देखेंगे कि बयान और हमेशा रहता है कि जो अंतिम लोग हैं, जो सबसे पहले क्लाइमेट को लेके सामना कर रहे हैं, चाहे वो बाढ़ हो चाहे सुखाड़ हो, उसके लिए सरकार क्या करे, उस पर लगातार उनका बयान, उनका कुछ इनिशिएटिव आपको दिखता हुआ नजर आएगा। हेमंत सोरेन ऑब्वियस इस समय 2 रीजन से आप उनको एक क्लाइमेट लीडर के तौर पे देख सकते हैं। एक तो ये कि जब इस समय जब कॉमर्शियल माइनिंग शुरू हुआ, कॉमर्शियल कोल माइनिंग की बात पूरे देश में चली, तो हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे, और हेमंत सोरेन सबसे यंग मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर इस समय देश में, और ट्राइबल मिनिस्टर है, ट्राइबल है, वो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। उन्होंने सबसे पहले विरोध करना शुरू किया केंद्र सरकार की एंटी ट्राइबल पॉलिसी, एंटी फॉरेस्ट पॉलिसी को ले, मतलब उनका एक ये स्टेटमेंट था, ये एंटी ट्राइबल पॉलिसी है, ये एंटी फॉरेस्ट पॉलिसी है, और इसमें हम नहीं चाहते हैं कि हम माइनिंग में जाएं, हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, हम फॉरेस्ट लाइवलीहुड को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, हम कम्युनिटी जो लाइवलीहुड है हमारा, कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड है, उसको हम ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। हमको डीएमएफ का पैसा नहीं चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा नहीं चाहिए, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट के जो रिसोर्सेस है, जो अपने जल जंगल जमीन के रिसोर्सेस है, उसको हमें डेवलप करना है। तो एक नए किस्म का इस क्लाइमेट क्राइसिस में आपको एक नए किस्म का पॉलिटिक्स नज़र आता है हेमंत सोरेन जो डेवलप कर रहे हैं। और उसके अराउंड आप देखेंगे कि देश का एक आदिवासी कम्युनिटी है, चाहे वो जो पढ़ा लिखा कम्युनिटी है या जो लड़ने भिड़ने वाला, जो आंदोलन करने वाला कम्युनिटी है, वो लगातार हेमंत सोरेन के इस बयान के साथ या इस इनिशिएटिव के साथ खड़ा हुआ दिखता है। चाहे वो जेएनयू का एक बड़ा ग्रुप हो, आदिवासियों का, आदिवासी साथियों का,
चाहे वो झारखंड में, चाहे वो थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में, आपको नजर आएगा कि ऐसे लोग हेमंत के साथ खड़े हैं, और देश में एक बड़ा तबका इस सवाल पे हेमंत के साथ नजर आता है। अखिलेश यादव जब पिछले सरकार में थे, उन्होंने मोबिलिटी को लेकर काफ़ी काम किया था, और हमें अब कोविड एरा में ये समझ में आ रहा है कि देश में इस तरह के जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, वहाँ मोबिलिटी को लेके कितना काम करने की ज़रूरत है और कितना प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन और अखिलेश यादव ने, चाहे वो साइकिल ट्रैक हो, चाहे वो सिटी को नए तरीके से डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वो काम किया था, वो आपको नज़र आएगा। अजय कुमार लल्लू जी कांग्रेस के एक बड़े नेता है इस समय उत्तर प्रदेश में, और मैंने उनको इसलिए मैपिंग करने की कोशिश की कि वो एक तो एकता परिषद के साथी हैं, लंबे समय तक एकता परिषद में रहे, और जल जंगल जमीन के मुद्दे पे काफ़ी मुखर रहे, और उत्तर प्रदेश में इस समय आप पूरा उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूनिट आप देखेंगे तो पूरा वो रिवाइज्ड हुआ है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूनिट। और उसमें आप देखेंगे कि जो एकदम नए यंग लीडर आ रहे हैं, और अजय कुमार लल्लू जी के पास एक क्लाइमेट, पर्यावरण, जल जंगल जमीन का एक थॉट है। अगर उनके साथ हम कुछ चीज़ें इंगेज करते हैं क्लाइमेट को लेके, पर्यावरण को लेके, तो उनके यहाँ ज़्यादा समझ है, उसको वो उस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उनसे बहस हो सकती है, बातचीत हो सकती है। आदित्यनाथ जी का मैंने नाम इसलिए रखा है कि क्योंकि लोग रिन्यूएबल पे थोड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत रिफ्लेक्शन नहीं नजर आता है इस करंट गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में। जैसे आपको लीडरशिप नजर नहीं आएगा, वो बहुत दिखेगा कि वो सेंट्रल लीडरशिप है, स्टेट स्पेसिफिक लीडरशिप क्लाइमेट को लेके नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि बड़ी पार्टी है, इस समय बीजेपी सत्ता में है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, उसके अलावा स्टेट का कोई बहुत खास इनिशिएटिव आपको नजर नहीं आएगा। एक चीज जो मैंने बताया कि जो 11, 12, 8, 9 जो यूनिवर्सिटीज़ है जो इस रीजन में बहुत सक्रिय है, और चाहे वो कन्हैया हो, चाहे जो दूसरे साथी हैं, सरोज है, चाहे अपने और कुछ साथी हैं, जो लोग इस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं, वो सारे इसी रीजन से, मोस्टली इसी रीजन से निकले हैं। और वो लगातार इस तरह के पॉलिटिक्स में, मतलब क्लाइमेट पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन वो सक्रिय रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि नीतीश कुमार तो क्लाइमेट पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को समझ रहे हैं, लेकिन उनका जो छात्र जदयू है वो नहीं समझ रहा है, वो डिस्कशन वहां तक नहीं जाता है, वो एक बड़ा गैप नजर आता है। और पॉलिटिकल लीडरशिप, आप स्टूडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप में, स्टूडेंट एसोसिएशन में, चाहे वो छात्र जदयू हो, चाहे छात्र राजद हो, चाहे वो छात्र झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो एबीपी हो, चाहे वो एनएसयूआई हो, इस पूरे रीजन में, चाहे वो अम्बेडकरवादी छात्र संगठन हो, चाहे वो बिरसा फुले अम्बेडकर छात्र यूनियन हो, इन सारे जगह वो गैप नजर आता है क्लाइमेट के बहस को लेकर। पॉलिटिकल बहस वो करते हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय की बहस हो, चाहे वो आरक्षण की बहस हो, लेकिन वो बहस नहीं करते हैं, या उस डिस्कोर्स में नहीं जाते। तो वो एक चैलेंज है कि जब उनके लीडरशिप, जो उनका जो टॉप लीडरशिप है, वो उस डिस्कशन में है, पॉलिटिकल क्लाइमेट पॉलिटिकल डिस्कशन में, लेकिन जो उनका यंग लीडरशिप है वो वहां नहीं जा पा रहा है, वहां बातचीत नहीं कर पा रहा है। एक बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि हम उनके टॉप लीडरशिप से जो उनके यंग लीडरशिप है उन तक ये बहस लेके जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक मोशन बना हुआ है क्लाइमेट को लेके इन सारे लीडर्स में, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी दिखता है कि हम इंगेज कर सकते हैं। और रिसेंटली मैंने कोशिश की थी, कुछ हमारे साथी हैं उनसे बात हो रही थी, तो अम्बेडकरवादी छात्र सभा जो है वो क्लाइमेट जस्टिस के इशूज़ पे लगातार वो लोग बातचीत कर रहे हैं, और इवन समाजवादी छात्र संगठन जो है वो लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो ये मोरलेस एक अपॉर्चुनिटी नज़र आता है कि हम एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स और ये जो पूरा क्लाइमेट क्राइसिस है इस पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में, उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा, इन सब चीज़ के बावजूद भी मुझे जो चूँकि मैं इस रीजन से आता हूँ, तो मुझे आज भी समझ में आता है कि हमारे यहाँ रोटी कपड़ा मकान का सबसे ज़्यादा सवाल है, लेकिन क्लाइमेट का बहुत कम सवाल है।
और जबकि सबसे ज़्यादा वर्नेबल स्टेट्स हम ही हैं। हर साल हमारे यहाँ बाढ़ आता है, हर साल हमारे यहाँ सुखाड़ आता है, और ज़्यादातर जंगल, ज़्यादातर माइनिंग हमारे इलाके में है। लेकिन हमारी पॉलिटिक्स जो है वो चूंकि रोटी कपड़ा और मकान पे ज़्यादा फोकस करती है, तो वो एक एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको कैसे रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ हम क्लाइमेट पॉलिटिक्स के तरफ अपने लीडर्स को कैसे थोड़ा सा इंगेज कर सकते हैं, और खासकर यूथ लीडर्स जो 8-10 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ, बहुत सक्रिय यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ कैसे हम इसको एम्पलीफाई करा सकते हैं, वो बहुत मुझे हम लोग की सोचने की ज़रूरत है, और एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ है। आप देखेंगे कि सारे यूथ लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कोर्स करते हैं देश भर में, और अगर आप उनसे संवाद शुरू करते हैं तो उसका मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा। शुक्रिया। थैंक यू मुन्ना, बहुत बहुत अच्छा लगा ये आपने जो शेयर किया है। अब सवाल हो तो पूछिए। सो इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज आस्क। ओके, आई विल स्टार्ट। जो आपने जो अभी कहा ना कि ये जो रीजनल लीडर हैं, क्योंकि वो सेंट्रलाइज पार्टी में नहीं है, जैसे कि अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव हों, शायद उनके थ्रू जाके क्लाइमेट पॉलिटिक्स बढ़ सकती है रादर देन थ्रू कांग्रेस और बीजेपी। इसके बारे में क्या सोच है आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि ये सबसे ज़रूरी बात है। होता क्या है कि जब हम किसी भी तरह के इंगेजमेंट, जब पॉलिटिकल इंगेजमेंट करते हैं, तो हमारे दिमाग में रहता है कि जो सेंट्रलाइज पार्टी है या जो सत्ता में जो पार्टी है, हम उसके साथ डिस्कोर्स करेंगे तो हमारा पॉलिसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि रीजनल पार्टियाँ के पार्टी के यहाँ दो तीन क्राइसिस उनके यहाँ होता है। एक तो ये है कि उनके यहाँ बहुत सारे सलाहकार नहीं होते, और खासकर आप देखेंगे कि क्लाइमेट के इश्यूज पे तो उनके यहाँ सलाहकार है ही नहीं। 2-4 लोग आपको नजर आएंगे, वही पुराने लोग हैं। तो एक एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि क्लाइमेट के इश्यूज पे रीजनल पार्टियों के साथ एक बातचीत की जाए, और इसलिए भी मुझे लगता है क्योंकि विपक्ष वही है। अगर आप देखेंगे कि इस समय यूपी की बात करें तो यूपी का जो सबसे बड़ा विपक्ष है वो अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है। वैसे ही आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार का जो सबसे बड़ा विपक्ष है वो आरजेडी है। वो करीब 81-82 सीट है उनके पास, और 3 एमपी है। तो मेरा मानना है कि और ये लोग सत्ता में भी है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे कि आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम झारखंड में सत्ता में है, और आप जैसे देखेंगे कि ये लीडरशिप जहां सत्ता में है, जहां स्ट्रांग है, वो क्लाइमेट के इशू पे ज़्यादा रिजिलियंस है, और एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एंटी क्लाइमेट, उसको लेके मुखर है। तो बहुत ज़रूरी है इनके साथ संवाद को स्थापित करना, मुझे लगता है। अरविंद, यू हैड अ क्वेश्चन। आपके रिफ्लेक्शन के लिए कि आप जैसे बोल रहे हैं कि वहाँ अभी लोग अभी पूरे रोटी कपड़ा मकान वाले मुद्दों से ही घिरे हुए हैं, एंड दैट इज ट्रू आल्सो, राइट? दैट अभी तक प्रॉस्पेरिटी आया नहीं है कि हम क्लाइमेट के बारे में उतना अवेयरनेस हो। मे बी अगले जनरेशन में होगा, बट अभी जो वोटिंग जनरेशन नहीं होगा। तो ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, उनको अगर इस तरफ सोचना पड़े, उसके लिए हमें पहले विल हैव टू वर्क ऑन द सोसाइटी में अवेयरनेस, कि यू थिंक हम पॉलिटिकल लीडर से डायरेक्टली एंगेज करेंगे तो दे विल सी दैट एज अ वे टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स, कि हाउ डू यू सी द सिचुएशन? नहीं, देखिए, रोटी कपड़ा मकान तो बिहार में या इस हमारे जो काऊ बेल्ट है जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी का जो पूरा इलाका है, उसमें तो सबसे बड़ा संकट हमेशा रहा है, और मुझे लगता है कल भी रहेगा। क्योंकि हम लोग गिरमिटिया लोग हैं, हम लोग मजदूर लोग हैं, मतलब हमारे परिवार वाले लोग वो हमेशा शिफ्ट करते रहे, मतलब जाते रहे। तो वो एक संकट रहेगा, आर्थिक संकट रहेगा। लेकिन
पिछले एक दशक में या पिछले आप देखेंगे कि 5-6 सालों में क्लाइमेट को लेके, पर्यावरण को लेके, या मैं ऐसे देखता हूँ कि एयर पोल्यूशन को लेके, मैं एयर पोल्यूशन को इसलिए ले रहा हूँ कि आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा आप देखेंगे इंडो गैंजेटिक में एयर पोल्यूशन एक बड़ा डिबेट है, क्योंकि 15 बड़े शहर जो है वो भारत के 15 जो बड़े शहर है वो जो सबसे मोस्ट पोल्यूटेड है वो इन्हीं इलाकों में है। और आप जब देखेंगे कि इसमें लीडरशिप कैसे लिया गया, तो आप देखेंगे कि बिहार का जो क्लीन एयर एक्शन प्लान है वो सीपीसीबी कहती है कि देश का सबसे अच्छा प्लान है। देश में जितने, इवन दिल्ली ने या महाराष्ट्र ने जो प्लान बनाया उससे बेहतर प्लान है, और उसमें पूरा लीडरशिप जो है वो नीतीश कुमार का है। तो ये बियॉन्ड रोटी कपड़ा मकान वो सरकार सोच रही है पॉलिसी। आप इतने क्राइसिस के बाद भी जो बिहार का 3 बड़ा शहर है उसमें आप देखेंगे कि करीब 8-10 मॉनिटरिंग स्टेशन लगे हैं, और अभी वो और सारे सिटीज में जाने की बात कर रहे हैं। वैसे ही झारखंड कह रहा है कि हम 8 शहरों का क्लीन एयर एक्शन प्लान बनाएंगे। यूपी अपना 12 या 15 शहर का क्लीन एयर एक्शन प्लान बना रहा है। यूपी के पास करीब 40 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन है। तो मैं सिर्फ एयर पोल्यूशन का एक पर्सपेक्टिव दे रहा था आपको कि इतने के बावजूद भी इन स्टेट्स में क्लाइमेट लीडरशिप आपको दिखने को मिलेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, संवाद की जरूरत है, मतलब एक तो पब्लिक पार्टिसिपेशन तो बहुत जरूरी है, पब्लिक आउटरीच बहुत जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि इन पार्टीज के साथ इंगेजमेंट करने वाले या इनके साथ बातचीत करने वाले संगठन, संस्था और लोग बहुत कम हैं, जिसकी वजह से इनसाइट, क्लाइमेट इनसाइट इनको कम मिल पाता है जितना बीजेपी के पास होता है या कांग्रेस के पास होता है। तो वो एक रीजन है जिसमें आप देखेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप क्लाइमेट लीडरशिप की बात करेंगे तो दे आर मोर फार बेटर देन किसी भी सेंट्रलाइज पार्टी, जो 2 बड़े सेंट्रलाइज पार्टी है। प्रचुर। दो सवाल हैं। एक तो यही अरविंद का पॉइंट बिल्ड करने के लिए कि मतलब मुझे लगता है कि लोग क्लाइमेट चेंज से अपने आप को इम्पैक्टेड नहीं देखते हैं। मतलब सूखा अलग समझते हैं, बाढ़ अलग समझते हैं, उसको एक इंटीग्रेटेड क्लाइमेट चेंज इश्यूज से कनेक्ट नहीं करते हैं। एंड आई थिंक कि पॉलिटिशियंस के लिए इट इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट इशू कि मतलब उस पर उनके इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स डिपेंडेंट है। मतलब अगर वो उसको एड्रेस नहीं करते तो उस पर उनको जनता उनको वोट नहीं देगी। तो ऐसा मतलब डू यू थिंक कि सोसाइटल चेंज जरूरी है पॉलिटिकल प्रायोरिटी बढ़ाने के लिए? एंड आई मीन इज माय थिंकिंग द वे दैट आई एम थिंकिंग आल्सो इज राइट? नहीं, मैं अग्री करता हूँ प्रचुर भाई आपसे, लेकिन ये लास्ट 5 साल में जो चेंजेस आए हैं मैं उस पर फिर से एक बार फोकस करूंगा कि पिछले 5 साल में खासकर आप बिहार की लीडरशिप को आप अगर देखेंगे टुवर्ड्स क्लाइमेट क्राइसिस, तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखेगा कि जो भी नीतीश कुमार के जो भी, मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ नीतीश कुमार, क्योंकि मैं वो मेरा थोड़ा सा पॉलिटिकल लाइन है संघ विरोधी और वो, लेकिन मैं इसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि नीतीश कुमार के जो पॉलिसीज रहे हैं खासकर किसानों को लेके, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, खेती को लेके, चाहे वो क्लाइमेट रेजिलियंस से को लेकर, चाहे वो जल जंगल जमीन हरियाली को लेकर, वो बहुत शार्प लीडरशिप रहा है और इसको लेके वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। इस बार की जो पूरी पॉलिटिक्स है, पिछले पूरी पॉलिटिक्स है, उसमें आपको उनका इस चुनाव में वो रिफ्लेक्शन भी नजर आएगा। मुझे लग रहा है कि अमूमन ये होता था कि हम जैसे पहले भी बात हो रही थी कि मैनिफेस्टो बनता है, क्लाइमेट के इश्यूज आते हैं पर वो गॉन हो जाते हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पिछले 5 साल में जो क्लाइमेट के मैनिफेस्टोज हुए थे उसमें आप देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशंस भी हुआ, और जो बातें थी वो आप अगर उठाएंगे तो मैं 100% तो नहीं लेकिन 60% मोरलेस उस पर बातचीत हुई, और आज भी उस तरह के मैनिफेस्टोज पे जो वादे किए गए थे उस पर अभी भी काम हो रहा है। तो ये एक चेंजेस आपको एक स्टेट से दिखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ सरकार पिछले 15 साल से एक ही सरकार है। दुर्भाग्य है कि
यूपी में अखिलेश होते तो शायद दोबारा आते तो शायद वो चेंजेस नजर आते, तो वो एक मुझे समझ में आता है। इवन सोसाइटी का एक जो आपसे बात हो रही थी, तो सोसाइटी का भी एक जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो धीरे धीरे बदल रहा है टुवर्ड्स, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है एयर पोल्यूशन है, बाढ़ आ रहा है। अब पटना अचानक से डूब जाता है, पटना कभी डूबा नहीं था, पिछले साल पूरा पटना डूब जाता है, तो लोगों को समझ में आता है कि जो पूरी शहरी प्लान थी या जो पूरा क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है जो वो किस तरीके से हो रहा है, और लोग सवाल कर रहे हैं इस बार चुनाव में। तो पीपल पार्टिसिपेशन भी अब आपको रिफ्लेक्शन उसका नजर आता है। So 2 more questions and then we will finish. Tarini, you had a question? Yeah, I had 2 questions. One is, does clean air include CO2 emissions specifically कि उसको separate रखा जाता है? और दूसरा ये कि अगर जल जंगल जमीन कह रहे हैं तो उसमें ये conservation debate वगैरह आता है कि नहीं आता है, कि सिर्फ जंगल बचाएंगे या आदिवासियों के लिए भी जंगल बचाएंगे, या what is the stand on that? तो पहला सवाल जो है आपका एयर पोल्यूशन को लेके, तो एयर पोल्यूशन में इस समय आप देखेंगे मेजर जो डिबेट है या जो साइंटिफिक डेटा की बात होती है, तो उसमें CO2 सॉक्स नॉक्स को बहुत मेजर नहीं किया जाता है। मेजर जो होता है वो PM 2.5 और PM 10 पे ही ज़्यादा बहस है, नंबर 1। और नंबर 2 की आपने शायद जल जंगल जमीन को लेके आपने किया था सवाल, एक बार फिर से दोहराएंगी वो थोड़ा सा? मैं हाँ, उसमें ये है कि जो ज़्यादातर हमारे देश में कंजर्वेशन एफर्ट्स रहे हैं वो या तो ब्रिटिश की साइड से हुई थी, या फिर उसके बाद जो है उसमें हमेशा ये रहा है कि आदिवासियों को कंजर्वेशन एरिया से निकाला गया है, या उस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो फिर फॉरेस्ट राइट्स के लिए मूवमेंट्स रहे हैं। और तो जो पॉलिटिशियंस जब जल जंगल जमीन बोलते हैं, हेमंत सोरेन और ये तो उनका कहने का मतलब क्या है एग्जैक्टली कि वो आपको क्या लगता है? व्हाट आई मीन, हेमंत सोरेन साउंड लाइक आई डोंट नो, एनीवे यू टेल मी। हाँ, आई थिंक मैं अभी एकदम रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी 2 महीने पहले एक नोटिफिकेशन आया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से झारखंड में कि जो आदिवासी है वो अगर जंगल से जो जंगल प्रोड्यूस है वो नहीं ले जा सकते, उनको टैक्स देना होगा। जब सडनली हेमंत सोरेन को ये पता चलता है तो उसको स्क्रैप कर देते हैं। तो जंगल पे पहला अधिकार आदिवासी का है, मूलवासी का है, और ये लड़ाई झारखंड में मैं झारखंड के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ये लड़ाई ब्रिटिश आज़ादी से पहले की लड़ाई चल रही है। झारखंड का पूरा पूरा बड़ा मूवमेंट रहा है, 1928-27 से ये मूवमेंट रहा है, और उस समय से ये लड़ाई चली आ रही थी। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य ये है कि झारखंड में कभी झारखंड ये जो ट्राइबल का जो पॉलिटिक्स है या उसका वोट पॉलिटिक्स है वो कभी हावी नहीं रहा है, वो हमेशा से बीजेपी या कांग्रेस की पॉलिटिक्स रही है। इस बार अच्छा ये हुआ है कि हेमंत सोरेन 32-34 सीट जीत कर आए हैं, और आपको दिखेगा, रिफ्लेक्शंस दिखेंगे कि जो जल जंगल जमीन की जो रियल लड़ाई है या जो रियल बात है वो आपको जमीन पे दिखेगी। और चाहे वो पेसा एक्ट हो, चाहे वो जंगल को बचाने की लड़ाई हो, चाहे वो एक्टिविस्टों के साथ एक पूरा कलेक्टिव डेवलप करने की बात हो, हेमंत सोरेन के साथ वो दिखेगा आपको। लेकिन एक बड़ा संकट ये भी है कि राजनेता लोग पे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, वो एक संकट है, वो कब इधर उधर हो जाएंगे उसका नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर आप जल जंगल जमीन के मुद्दे पे, फॉरेस्ट के मुद्दे पे, कोल ऑक्शन के मुद्दे पे अगर आप बात करेंगे तो झारखंड एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखा रहा है टुवर्ड्स मुझे लगता है कि आदिवासी, फॉरेस्ट, मूलवासी के तरफ। आलोक? मेरे 2 सवाल थे मुन्ना। एक तो ये कि जहाँ पे माइनिंग और नौकरियों की बात आती है, झारखंड, यूपी, इन सारे इलाकों में हमें ऑब्वियसली हमें पता है क्या कि स्टूडेंट यूनियंस का स्टैंड क्या है
क्योंकि कल को जो लोग आकर के वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे वो यूथ ही है, और उनका माइनिंग के खिलाफ जो अभी पॉलिटिक्स में स्टैंड है, मान लो अगर आप इनकी हेमंत सोरेन की बात करें कि अगर हम माइनिंग से हट करके दूसरी चीजें करें, तो क्या ऑब्वियस स्टैंड है कोई यूथ उसका कि हम ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? और दूसरा सवाल फिर मैं इसके बाद पूछूंगा। एक तो ये है कि मैं मैंने जो लास्ट 2-3 स्टेट स्पेसिफिक हेमंत सोरेन के जो इंटरव्यूज देखे हैं, या जो मीडिया वाया मीडिया या सरकार का जो स्टैंड है, तो आप देखेंगे कि इवन मेरे कलीग है जो प्रिंट में काम करते हैं, तो वो जब इंटरव्यू ले रहे थे तो मैंने स्पेसिफिक कहा था कि हेमंत सोरेन से ये सवाल करेंगे कि आप जंगल चाहते हैं या माइनिंग चाहते हैं। तो हेमंत सोरेन का कहना था कि मुख्यमंत्री जी का कहना ये था कि हमको राजस्व के नाम से पे करीब 300-400 करोड़ रुपया मिलता है केंद्र सरकार से, और डीएमएफ के नाम से भी 300-400 करोड़ रुपया मिलता है साल में, और हमारा नुकसान क्या होता है। हम एक बड़ी आबादी में, हम एग्रीकल्चर लैंड हमारा नुकसान होता है, हमारा एक मेजर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट की जो जैव विविधता है वो नुकसान होती है। और हेमंत सोरेन ने जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है इस समय, जो ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी, जो पूरी लड़ाई है झारखंड में कि आदिवासी बनाम दीकू, दीकू मतलब हिंदी वाले, तो हेमंत सोरेन वो इस तरह का अपना कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप करना चाह रहे हैं। वो राजनीति ही हो सकती है कि मैं एज अ लीडर जल जंगल जमीन और फॉरेस्ट इकोनॉमी को डेवलप करना चाहता हूँ, ना कि एक ऐसी इकोनॉमी जो लार्ज स्केल पे आदिवासियों का, जंगल का और नदियों का दोहन करे। तो वो आप स्टेटमेंट में भी देखेंगे, और जो लास्ट कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली नए ऑक्शंस, स्टेट ऑक्शंस होने थे आयरन और माइनिंग को लेकर, जिसमें शायद 12 या 15 नए आयरन और माइनिंग को लेकर होने थे। तो हेमंत सोरेन ने सारे आयरन और माइनिंग अपने स्टेट ने अपने हाथ में ले लिया है, और उन्होंने कहा कि हम अभी इसको ऑक्शन नहीं करेंगे, और जो सारे प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको उससे हटा दिया। तो ये एक ये बहुत ये पता नहीं ये कब तक होगा, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट था कि इससे मतलब जो माइनिंग का जो पूरा प्रोसेस था उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खासकर जो सारंडा का जो पूरा साल फॉरेस्ट रिजर्व है उसको बहुत नुकसान हुआ है, और 2 नदियाँ निकलती है वहाँ से, कोयल कारो, वो ऑलमोस्ट सूख गई है। तो ये सारे उनके स्टेटमेंट्स थे जिसको बिल्डअप करके उन्होंने आयरन और माइनिंग का जो प्रोसेस था उसको उन्होंने ये किया था। हाँ, बट स्टूडेंट यूनियन की कोई पोजीशन नहीं है ना उसमें कि वो इसके खिलाफ हैं या साथ में हैं, या अभी अनडिसाइडेड हैं इस चीज पे? नहीं, झारखंड में जो स्टूडेंट यूनियन है वो पहले से दो धड़ा में रहा है। एक स्टूडेंट यूनियन जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है, और दूसरा झारखंड जनाधिकार मंच और झारखंड जनवादी, और ये पूरा जो झारखंड का लेफ्ट का है। तो वो तो लगातार मूवमेंट्स में रहे। झारखंड के जो आप मूवमेंट्स देखेंगे, और जो भी झारखंड में जो लीडरशिप निकल के आया है, जो भी क्लाइमेट पे देखेंगे या जमीन पे देखेंगे या ह्यूमन राइट्स पे भी देखेंगे, तो आप भारत के दूसरे हिस्सों से ज़्यादा एक्टिवली आप वहाँ के स्टूडेंट मूवमेंट्स को आप देखेंगे। वो और बात है कि चुनाव समय से नहीं होता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बहुत प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट मूवमेंट उस लिहाज से। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, वो काफी हद तक तारिणी ने आपसे पूछ लिया, पर वही कि हम जब बात करते हैं इन चीजों की तो हम सिर्फ या तो कंजर्वेशन के टर्म्स में बात करते हैं कि नेचर कंजर्व बनाएंगे और या नदी के को कंजर्व करेंगे, पर आपको लगता है कि लीडरशिप अभी भी इस चीज को क्लाइमेट क्राइसिस के चश्मे से देख रही है कि एक होलिस्टिक व्यू है, या फिर अभी भी वो काफी सारी छोटी छोटी चीजों में बटा हुआ है? क्योंकि आप बोल रहे थे कि वो लीडरशिप जो है वो अभी काम कर रही है, और यूथ में उतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन में। और मुझे लगता है कि अगर वो मेरे हिसाब से है कि अगर यूथ से मतलब बॉटम अप जाएगा तो फिर भी है, जो लीडरशिप है, जब अखिलेश यादव बोलते हैं या फिर तेजस्वी बोलते हैं, तो मुझे कोई खास ऐसे ना उसमें बहुत रेजोल्यूशन नहीं दिखता कि वो बहुत उनकी एक सोच या समझा प्लान हो। वैसे लगता है कि जो चीजें सुनी हैं बाहर से
यूएस की पॉलिटिक्स से या यूरोप की पॉलिटिक्स से क्लाइमेट जस्टिस को लेकर के वही उड़ेल देते हैं यहाँ पे आकर के, लेकिन कुछ ऐसी रीजनलाइज्ड आइडिया नहीं दिखता उनका। नहीं, मैं तो आपसे आपको लगता है सर? मैं एकदम आपसे अग्री करता हूँ। और जो इस इंडो गैंजेटिक प्लेन का कि एक इसका एक दुर्भाग्य भी है कि हमारे यहाँ जो भी पर्यावरण और क्लाइमेट को लेके जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है या थोड़ी बहुत भी होती है, वो बहुत आप कह सकते हैं रिएक्टिव पॉलिटिक्स होती है। मतलब एयर पोल्यूशन है तो मॉनिटरिंग स्टेशन लगा दो, है ना, क्लीन एक्शन प्लान बना दो, बाढ़ आ रहा है तो राहत कर दो, है ना, और अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो आप कुछ और जंगल लगा दो, है ना। लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच या जो देशज पर्यावरण समझ जो आपने कही थी, जो हमारी देशज पर्यावरण समझ है, उसको लेके बहुत यहाँ वो आइडिया पे अभी तक बहुत काम नहीं हुआ है। लेकिन आप जब नदियों की बात करेंगे, जब नदियों को आप देखेंगे बिहार के, और नदियों पे जो आप काम करेंगे, जो समझ है, उसमें आप देखेंगे कि वो देशज ज्ञान है बिहार के पॉलिटिक्स में। वैसे ही आप देखेंगे कि झारखंड में जब आप झारखंड में जंगल और की जब आप बात करेंगे तो वो बहुत देशज ज्ञान है। और सिर्फ हेमंत सोरेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो जो लीडरशिप पहले रहे हैं और आज भी जो नए नए लीडरशिप आ रहे हैं, तो वो कोर इश्यूज को लेके जो उनके जो कोर इश्यूज है उस पर उनका देशज ज्ञान है। उसमें बहुत आपको स्टैंड उनका बहुत अर्बनाइज या वो बाहर यूएस से आया वाला नहीं नजर आएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि संवादहीनता बहुत ज़्यादा है और हम लोग दूसरे क्राइसिस में ज़्यादा हैं, जो मैंने पहले भी कहा था, रोटी कपड़ा और मकान के बहुत ज़्यादा क्राइसिस है हमारे यहाँ, रोजगार के बहुत क्राइसिस है। उसने हमें बहुत डेंट किया है बहुत अलग तरीके से। दूसरी एक चीज़ है कि इस पूरे रीजन में आप देखेंगे कि मीडिया नैरेटिव कैसे सेट करती है क्लाइमेट के इश्यूज को लेके। तो मीडिया भी बहुत हद तक अलग लेवल पे डिबेट चलाती है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे यहाँ, जो हमारा जो स्टेट ग्रुप्स हैं उस पर। तो वो भी एक मीडिया को तो मैं पॉलिटिक्स से अलग नहीं देखता हूँ, तो पॉलिटिकल पार्टी में ही मर जाऊँ तो सेम नैरेटिव है। थैंक्स। Okay, one last question from Vivek. हाँ, अरे मुन्ना, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था यार। तो मेरा एक सवाल था, सिंपल सा सवाल सीधे आपके लिए, क्योंकि मतलब जितना समझ में आ रहा है, आप एक तो पॉलिटिकली एक्टिव हो उस एरिया में, और आपने एटलीस्ट सोच विचार किया है, और आप वहां पे रह भी रहे हो, और आपको वहां के, आई एम होपिंग आपको वहां की थोड़ी जनता की नब्ज भी पता होगी, मतलब जो नब्ज होती है थोड़ा सा जिसपे पॉलिटिक्स चल रहा है। तो अगर आपको लेट्स से अपने मैनिफेस्टो में 3-4 मुद्दे डालने हो जिसके ऊपर आप इलेक्शन लड़ना चाहो कल को, ठीक है, और उन मुद्दों में मतलब जनता की नब्ज भी आप पकड़ में आनी चाहिए, और साथ साथ में भी जो आपके मुद्दे हैं, क्या मैं चाहता हूँ इस पे काम करना, वो भी इंक्लूड हो, तो आप मोटे मोटे 3-4 किन मुद्दों पे फोकस करोगे? जी, एक तो बड़ा मुद्दा है, मतलब मैं जब यूपी, बिहार और झारखंड की और बंगाल की बात कर रहा हूँ, तो एक बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ हमारा स्टेट जो है वो बहुत एक तो बाढ़ और सुखाड़ का एक बड़ा मुद्दा है, और वो उससे लड़ने का एक बड़ा सवाल है, जिसको आप देखेंगे कि राजनीति जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो वो एकदम से गायब हो जाएगा। वो एकदम से आ जाएगा मुआवजे पे कि 6,000 मुआवजा मिला कि नहीं मिला, तो फिर से बाढ़ आएगा, है ना। और नदियों का मामला, हमारे यहाँ नदियाँ, बाढ़, सुखाड़ एक बड़ा मुद्दा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, हमारे यहाँ माइनिंग एक बड़ा मुद्दा है। आप झारखंड में जाएंगे तो हमारे यहाँ बड़ा मुद्दा है माइनिंग और जंगल, जिसपे पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जब राजनीति होती है तो वहाँ पे दूसरे तरीके से होती है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है जिसपे हम लोग जाना चाहिए। और तीसरा, एग्रीकल्चर, खेती क्लाइमेट चेंज की वजह से खेती को बहुत संकट हुआ है, और वो सब लोग, इवन आप देखेंगे कि बिहार, यूपी, झारखंड, इवन बंगाल में भी आप देखेंगे कि पिछले 3-4 साल में खेती बहुत डैमेज हुआ है, और खेती को मुआवजे के तौर पे देखती है सरकार कि भाई डैमेज हो गया, चलो 8,000 रुपया दे देते हैं, 12,000 रुपया दे देते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे 5% ब्याज में आप ले लीजिए। लेकिन जो रिजिलियंस के लिए जो काम करना चाहिए या जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, और उस पर बहुत बातचीत नहीं होती है।
ये 3 मुद्दे अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो ये 3 मुद्दे होंगे और यही कोर वोटर है। आप देखेंगे कि इस बार बिहार में सिर्फ बाढ़ में बिहार की आबादी 12 करोड़ 13 करोड़ है और बाढ़ में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी इस बार इफेक्टेड हुए हैं। वैसे बिहार का जो मेजर इकोनॉमी है, करीब 70% इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर है, लेकिन आप एग्रीकल्चर के इशूज़ को एड्रेस नहीं करते हैं बिहार में। तो आप जैसे ही एग्रीकल्चर के इशूज़ को एड्रेस करेंगे लॉन्ग टर्म विजन में, तो आप वोट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, क्लाइमेट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अभी इसमें बेसिकली जो सब्सिडी वाली जो पॉलिटिक्स है और अनुदान वाली जो पॉलिटिक्स है, क्लाइमेट में सब्सिडी और अनुदान ज़्यादा दिखता है, लेकिन क्लाइमेट के इशूज़ पे क्लाइमेट नज़र नहीं आता। तो मैं बेसिकली अनुदान सब्सिडी से जाके बाहर उस जो कोर इशूज़ है उस पर बात करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, Thank you, ठीक है। Mona. Thank you, Mona, for all the insights. I'm sure there are other questions, but we will just have to do that on the WhatsApp group. So, Thank you very much. Shukriya. yeah. So, Chaya and Sunaina and Tarini, if you want to stay on, that would be great. Bye, everybody. Bye everyone. Thank you, Mona.